बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि समटाइम हमें पता नहीं होता, हम ऐसे गॉसिप के चक्कर में बैठ के किसी ना किसी की कोई बात कर रहे होते हैं और सच ऐसा नहीं है कि वो बात छुपी रहती है, वो बात दूसरे बंदे को पता भी चल जाती है और किसी की बेहद दिल आज़ारी होती है। तो अपनी गॉसिप के चक्कर में और अपना टाइम पास करने के चक्कर में, क्योंकि आजकल सभी लोग घरों में महदूद हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि आप दूसरों को डिस्कस कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपनी चीज़ों को डिस्कस कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को देखें कि आपको अपने आप में क्या चीज़ जो है वो बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हम बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो हमने देखी हैं, तो थोड़ी सी तब्दीली ये भी ले आइए कि दूसरों को डिस्कस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिस्कस करें। देखें कि आपने अच्छा वक्त किस तरह से गुजारना है, पॉजिटिव चीज़ें आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। कुछ मौसम की बात करते हैं। मौसम शहर लाहौर का खुशगवार है। मुख्तलिफ इलाकों में हमने कल भी देखा वक्फे वक्फे से बारिश हुई, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है टुडेज वेदर में जान लेते हैं। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का, कैसा रहेगा मौसम? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आज खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। आज दोपहर के वक्त कुछ बादल तो आएंगे लेकिन बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है और बुध के रोज़ भी जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर सुबह हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और आज क्योंकि सारा दिन मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और दोपहर के बाद बादल और सूरज की आंख मचौली भी जो है वो उसका सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा 2 रोज़ तक तो शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई है। जुनेद, थैंक यू सो मच, आप मौसम की सूरत हाल हमें बता रहे थे। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, माल का हाल। जी, तो करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जी, तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, करेंसी रेट आपने जान लिए। अब जाते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब और आज सबसे पहली खबर हमारे पास है। जी, शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 629 हो गई, 209 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। और आलमी बैंक का तरक्याती फंड भी कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होगा, 1 अरब 20 करोड़ महकमा सेहत को मुंतकिल। कोरोना के बाइस महकमा एक्साइज को अरबों का नुकसान, मोटर ब्रांच को रोजाना 7 करोड़ का खसारा, रिकवरी भी 0। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी, कहते हैं सैल्यूट नहीं सूट चाहिए। जी, तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है राव साहब आपका? राव साहब, सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल पे मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। मौजूदा सूरत हाल कोई हौसला अफजा नहीं है और जो खदशात जिनका हम जिक्र भी करते रहे और जिसके लिए जो मीडिया भी फ्रंट लाइन पे रहा है और जो कैंपेन मुसलसल चलाई गई है कि घर रहें, महफूज रहें, तो इसका जो सम्राट थे इसके मैं नहीं समझता कि वो उसके सम्राट हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि लॉकडाउन में जब से नरमी आई है सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है और बड़े होशरबा आगे स्टोरीज भी हैं ऐसी जो हम डिस्कस भी करेंगे, जो
इंतहाई तशवीश। अच्छा, हमने देखा कि लॉकडाउन में नरमी आई है, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। ये जो लोगों के माइंड में रिलैक्सेशन आ गई है, ये किस चीज की है? मुझे नहीं समझ लग रही है। बाहर तो लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं अब। एग्जैक्टली देखिए, हमारे यहाँ दुनिया में शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल बड़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमें दो फ्रंट पर लड़ना है। एक तो आपका डेली वेजेस एम्प्लॉई जिसने काम करना है और रात को अपने बच्चों का जो पेट पालना है, तो फिर उसका गुजारा होना है, और दूसरी जानिब हम कोरोना जैसी वबा है उससे। अब ये दोनों पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप जिंदा रहेंगे तो कमा भी सकेंगे, और अपनी सेफ्टी के हवाले से, अपनी फैमिली की सेफ्टी के हवाले से आपको जो मैय्यज़ लेने की ज़रूरत है। इसमें कोताहियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम देख भी रहे होते हैं, रोज़ाना रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर शख्स तक शायद सरकार नहीं पहुंच पाती, और सरकार अगर हर शख्स तक पहुंच जाए तो फिर तो आपका आइडियल मुआशरा हो गया, और फिर तो वाकई रियासत मदीना बन गई। बिल्कुल ऐसी एक जो हम लोगों के रवैयों की बार बार बात करते हैं, और बाहर की सूरत हाल देख के जो मैं ये कह रही हूँ कि लोग या तो बहादुर बहुत हैं, या तो चीजों को समझ नहीं रहे हैं, या फिर समझने को तैयार नहीं है। दिल्ली गेट के बाहर के मनाजिर जो हैं वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। न्यूज़पेपर में भी ये पिक्चर मौजूद है। अगर लॉकडाउन इसको कहते हैं तो राव साहब ये मनाजिर सामने आपके हैं। मुझे बता दें, ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, दफा 144, ये सब कुछ जो है हमें फिर अखबार की सुर्खियां और कागजी बातें लगती हैं। देखिए, ये है वो पहलू जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो कंफ्यूजन की बात आप अक्सर सुनती होंगी कि कंफ्यूजन है पॉलिसीज में। लॉकडाउन है नहीं है, लॉकडाउन है नहीं है, नरमी है सख्ती है, 144 का नफाज है नहीं है, डबल सवारी पर पाबंदी है, अपने मुताबिक ये चीजें सेट कर ली। एग्जैक्टली, डबल सवारी पर पाबंदी है नहीं है। और ये जो कन्फ्यूजन थी, इसमें आपने पहले 14 रोज जिस तरह से क्लियर कट पॉलिसी थी आपकी, और आपको वाज़ेह फ़र्क भी नज़र आया, और उसी 14 रोज़ में आपने देखा कि जो केसेस की तादाद थी वो बिल्कुल कम थी, और आपका ज़ाहिर है ये इम्पोर्टेड वायरस है और बाहर से ही ये आया है। ये मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले जो हम वतन हैं वो साथ लेकर आए हैं, और उसके बाद उनको भी ये चाहिए था। बुनियादी तौर पर जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, इसमें सबसे बड़ी जो कोताही थी वो एयरपोर्ट अमला की थी, और उसके बाद जो एक कौमी फ्रीजे के तौर पर इसको लेना चाहिए था वो नहीं। खैर, उस सब का तो नतीजा हम भुगत भी रहे हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टोरी। हमारी पहली खबर क्या है? शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 629 हो गई है, 209 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। अब मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमने देखा लॉकडाउन में नरमी कर दी, ताजरों के मुतालिबात भी माने गए, दुकानें खोलने की तरफ भी आप जा रहे हैं जुज़वी तौर पर। ये सूरत हाल अगर अब माह मुबारक की भी आमद है, लोगों ने ऑब्वियसली घरों से निकलना है। सहरी अफ्तारी के टाइम पे लोग घरों से बाहर निकलते हैं बेसिक चीज़ों की खरीदारी के लिए। प्रॉपर SOP अब बनने चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, जितने मर्जी आप SOPs बना लें, ऐसे SOPs का क्या फ़ायदा अगर उस पर अमल दरामद नहीं होना। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारे मसाजिद से जो पैगाम जाता है वो असर करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ से मुअस्सर पैगाम नहीं जा रहा। अब जो जुमा गुज़रा है आखिरी, बावजूद इसके कि हम अब देखिए बहुत बड़ी तादाद है अब भी जो सस्पेक्ट्स की है, जिसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन वो बहुत बड़ी तादाद है। उनके टेस्ट का अमल जारी है, और उसके अलावा भी आपके पास जो अब तादाद है वो कम नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिनके टेस्ट हो गए और जो तस्दीक शुदा पेशेंट्स, इनको आप कह सकते हैं कोरोना वायरस के। लेकिन इसके अलावा जो सस्पेक्ट्स हैं जिनकी टेस्टिंग का अमल जारी है, उनके हवाले से भी आपको इल्म है कि उनमें से भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो भी मुब्तला हैं वायरस में। तो ये तादाद इतनी नहीं है जितनी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता ये सरकारी फिगर्स इस मामले में। तो मैं आपको ये कहूंगी, ये लाइल्मी जो है ना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। आप कह सकती हैं, एग्जैक्टली आप कह सकती हैं, बट इशू इज दिस के अब आखिरी जो जुमा गुजरा उसमें भी बाज़ मसाजिद में जमे गफीर था, और जो आवाज़ मेंबर से जानी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। तो इसका मतलब है कि जमे गफीर था। जब रियासत ने कह दिया
کہ آپ گھر پر رہیں اور گھر پر ہی آپ نماز ظہر ادا کر لیں جمعے کی بجائے، لیکن ایسے میں ہم نے خود مناظر دیکھے ہیں، اور ایسے میں اللہ ہی حافظ ان کا بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر اب داتا دربار کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مساجد میں ایس او پیز کے تحت نماز کے انتظامات کیے جائیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں جی کیسے انتظامات ہوں گے، اب ایک اجماع ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے ڈے بیفور یسٹرڈے، جو پریزیڈنٹ پاکستان کی سربراہی میں بڑا گرینڈ اجلاس تھا اور جس میں اتفاق ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ جو 6 فٹ کا فاصلہ جس کا میپ بھی جاری کیا گیا، اس کے باوجود اس کو انشور نہیں کیا جا رہا، کم از کم میں وٹنس ہوں کافی ساری جگہوں کا، اس کو نہیں کیا جا رہا، اور نہ یہ ہوگا اگر ایس او پیز پر عمل نہیں ہوگا تو پھر ان ایس او پیز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اب چونکہ پرائم منسٹر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 15 سے 20 مئی آپ کا پیک ٹائم ہوگا کرونا وائرس کے افیکٹیز کا، تو اب آپ نے اس سے بچنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لوگ اچھا پیک ٹائم کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، اور اگلی سٹوری میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، صورتحال تشویشناک، شہر کے مختلف علاقوں میں 1034 گھر مکمل سیل۔ مجھے یہ بتائے گا یہ گھروں کو اب مکمل سیل کیا جا رہا ہے، آپ ہی کی خبر ہے، اب کیا ہمارے پاس آپشن یہی رہ جائے گی؟ دیکھیں آپ کو شاید یاد ہوگا یہ پریویس ویک یہ جو فیگرز تھا گھروں کا، یہ 859 تھا، اور جو لوگوں کی تعداد تھی وہ 3309 تھی، اور اب دیکھیے کہ یہ تعداد کم ہونے کے بجائے، یعنی ہم وبا میں ہیں اور اس کو کم ہونے کے بجائے اب یہ تعداد بڑی ہے، اور 1034 گھر ہیں، اور اس میں میں نے سارے علاقے بھی اس میں منشن کیے ہیں، آپ شادرہ بیگم کوٹ ہی نہیں، جو پوش ایریاز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، مال ٹاؤن اس میں شامل ہے، ٹاؤن شپ شامل ہے، اس میں بھٹا چوک اس میں شامل ہے، گلشن راوی اس میں شامل ہے، رستم پارک اس میں شامل ہے، اور اسی طرح سے شہر کے دیگر علاقے بھی اس میں شامل ہیں، شاد باغ ہے، چائنا اسکیم ہے۔ تو اب دیکھیے یہ جو تعداد ہے 4236 تعداد ہے جو لوگ اب کوارنٹین ہیں اپنے اپنے گھروں میں، یہ گھروں تک ان کو محصور کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، ان کو محدود کر دیا گیا کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ان کو جو محدود کیا گیا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جا رہا ہے؟ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو گھروں تک محدود کیا گیا ہے، آیا انہیں کسی چیز کی ضرورت، آیا انہیں کوئی کسی میڈیکل تعاون کی ضرورت ہے، یا جو لوگ گھروں میں محدود کیے گئے ہیں ان میں کوئی معمر شخص ہے جس کو کوئی ادویات کی ضرورت ہے، ٹائم ٹو ٹائم بلڈ پریشر، ڈائبٹیز کا کوئی مریض ہے؟ دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اگر ایک علاقے کو لاک ڈاؤن کیا ہے اور ایک فیملی اگر ایک گھر میں 6 یا 7 یا 8 کی فیملی ہے تو اس کو بھی اتنا ہی راشن دیا ہے، اگر کسی گھر میں 3 افراد ہیں تو اس کو بھی اتنا ہی راشن دیا ہے، اگر کہیں پر راشن پہنچا ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ مکھن پورہ کا علاقہ جو سب سے پہلے خبروں میں آیا، جس کی 12 گلیاں جو گئیں اور پولیس کا سخت پہرا وہاں پر بٹھایا گیا، لیکن وہاں پر راشن صرف 10 روز کا راشن دیا گیا، اور وہاں پر 84 ایسے گھرانے تھے جو منتظر رہے، نہ تو وہ باہر آ سکتے تھے۔ ایس او پی کی بات کی جاتی ہے، ان ایس او پیز کی حقیقت یہ ہے۔ راؤ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بریک آئیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور نیکسٹ نیوز ہمارے پاس کیا ہے؟ عالمی بینک کا ترقیاتی فنڈ بھی کورونا کے خلاف استعمال ہوگا، 1 ارب 20 کروڑ محکمہ صحت کو منتقل کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے راؤ صاحب؟ دیکھیے منتقل تو کر دیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے یا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہ کم از کم یہ شعبہ صحت کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو 200 وینٹیلیٹرز کی خریداری ہے اس کو انشور کیا جائے، لیکن جو محکمہ صحت ہے وہ ریڈ ٹیپزم سے باہر نہیں آیا بدقسمتی سے۔ ہم آگے بھی کچھ ایسی سٹوریز آئیں گی جس میں سلوٹ نہیں، جو سوٹ کی بات کی جاتی ہے، تو وہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ آپ کو فوٹو سیشن سے فرصت ہی نہیں ہے، اور آپ آج بھی اب ہم میڈیا کیا اعتراض کرے گا، وفاقی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بولے ہیں تو کسی آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں نشتر اسپتال میں بہت زیادہ قلت تھی سامان کی، وہ پوری کی گئی۔ تو عالمی بینک کے جو ترقیاتی فنڈ ہیں اچھی بات ہے ان کو استعمال کیا جائے، لیکن ان کو فوری استعمال کر لیا جائے تاکہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ منگوا بھی لی جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پینڈیمک کے بعد آپ کچھ فیصلے کرتے پھریں اور یہ پیسے اسی طرح کے، اور پھر جون آ جائے اور جون کے بعد پھر یہ فنڈز جو ہیں وہ لیپس کر دیں اور واپس جس ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے وہیں پر واپس چلے جائیں۔
तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक खतीर रकम है ये 1 अरब 20 करोड़। इससे आप वेंटिलेटर्स की खरीदारी, बल्कि अब तो आपकी जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो ये दावा कर रही है, फवाद चौधरी साहब आए रोज़ ये दावा कर रहे होते हैं कि वो जो मुकामी तौर पर कुछ वेंटिलेटर्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो उनसे मशवरा किया जा सकता है। अगर वो बना सकते हैं तो उन्हीं की खिदमात ली जाए सबसे पहले, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर ऐसा हो जाए तो जाहिर है ये पैसा यहीं पे रहेगा। अदरवाइज दूसरी सूरत में आपको चाइना की मार्केट में जाना पड़ेगा और चाइना की मार्केट से आपको ये खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिल फॉर आपको वेंटिलेटर्स तो चाहिए, लेकिन इसमें अब चूंकि देखिए आज 21 है और आपको 25 तक आपकी पीक का इम्कान है इस पेंडेमिक के हवाले से। तो अल्लाह करे कि ये जो एरो है ये इसका कर्व भी हो जाए और ये वापसी की तरफ आ जाए। हम दुआगो हैं और अल्लाह ताला इसको रोक सकता है। अदरवाइज ये मैं नहीं समझता कि ये इंसानों की बस की बात है। जो डिपार्टमेंट बेहतर कर सकता है इसको फौरी यूटिलाइज किया जाए और नैब को सबसे पहले बता दिया जाए क्योंकि खतीर रकम है। और अगर नैब इस हवाले से कल को पूछे तो उसको कबल अज वक्त बताना उनके मुफाद में होगा, जो इस वक्त सरबराहान हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, खास तौर पर हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ वगैरह जो इसको सारा लीड भी कर रहे हैं। तो इस खतीर रकम से जितनी जल्दी हो सके बिल्कुल हम तो यहाँ पे ये कहेंगे कि खुदारा अभी डॉक्टर्स की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा है, फिर अस्पतालों की सूरत हाल, फिर वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, तो इस तरह की सूरत हाल में अगर ये फंड्स हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसका फौरी तौर पे जो है इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगली खबर, कोरोना के बायस महकमा एक्साइज को अरबों का नुकसान, मोटर ब्रांच को रोजाना 7 करोड़ खसारा और रिकवरी भी 0 होकर रह गई है। क्या कहेंगे राव साहब? देखिए ये सिर्फ जो एक्साइज डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स में इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। रेवेन्यू खसारा होगा, इसलिए होगा क्योंकि चूंकि लॉकडाउन है और गाड़ियां बिक नहीं रही तो रजिस्टर्ड कैसे होंगी, फिर रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से भी आप के जो इलाकों में सर्वे है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से शायद रेवेन्यू खसारा होगा। तो 7 करोड़ आप देखिए कि जो भी सीरियल अगर कोई शुरू होती है तो वो मैक्सिमम 10 से 12 रोज में उसके तमाम यानी 9,900 जो उसके नंबर्स हैं वो सेल आउट हो जाते हैं। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी टैक्सेशन तो है ही, तो उसके अलावा भी जो दीगर सोर्सेज हैं उनमें ख़ास तौर पर मोटर व्हीकल जो नंबर प्लेट्स हैं या उनकी रजिस्ट्रेशन है वहाँ से खतीर रकम आती है, और दूसरा जो लाहौर शहर में बार्स हैं वहाँ से भी जो इनकम आती है वो भी सब कुछ बंद है। तो ऐसे में एक्साइज, चूँकि एक्साइज को कमाऊ पुत कहा जाता है सूबा पंजाब में, तो हमेशा इसका हर साल इसका जो रेवेन्यू टारगेट है वो बड़ा होता है और बढ़ाकर 10 से 20% बढ़ाया जाता है ताकि रेवेन्यू की कलेक्शन बेहतर हो। और इस मर्तबा तो रेवेन्यू की कलेक्शन बेहतर क्या होगी, मुझे नहीं लगता कि जो रेवेन्यू टारगेट सेट किए गए थे उसका 70 या 75% भी अगर ये कर ले रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये एक्साइज डिपार्टमेंट उसका रेवेन्यू, तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। क्योंकि दीगर डिपार्टमेंट्स को हम देखें, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की भी स्टोरी इसी में है। तो अब देखिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो इनकम है मुख्तलिफ ज़राए से 26 शोबा जात हैं उसके, जिसमें से सबसे बड़ा लारी अड्डा है और वहाँ से माहाना 7 करोड़ से ज़ायद की आमदन होती है। लेकिन 1 माह से ज़ायद हो गया बंद हुए और आगे कितना अरसा बंद रहेगा वो इसका कुछ इल्म नहीं है। तो ऐसे में जाहिर है जो डेवलपमेंट के काम होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, परेशानी ही परेशानी है। अब यहाँ पर ये खबर मुझे समझ नहीं आ रही है, वो जरा की रिहाइश गाहों के लिए 2 करोड़ तलब किए गए हैं, महकमा खजाना ने एतराज लगा दिया है, ये क्या वक्त की अहम जरूरत है? देखिए एक तरफ तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो तरक्याती बजट है वर्ल्ड बैंक का, चूँकि हर डिपार्टमेंट्स में होता है, तो वो महकमा सेहत को मुंतकिल किया गया कि ताकि महकमा सेहत डॉक्टर्स के लिए वर्दियाँ खरीद ले या वेंटिलेटर्स खरीद ले। तो दूसरी जानिब इस तरह की खबर ऑब्वियसली ये मैं तो कम अज़ कम खुद भी हैरान हूँ कि एक तरफ आपको क्राइसिस का सामना और दूसरी जानिब आप रिहायशगाहों की तज़ीन और आइश के बारे में ये पैसे अगर जारी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इससे
آپ جو پیंडेमिक में परेशान लोग हैं उनके जख्मों पर मजीद नमक छेड़ने के नमक फेंकने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आपको उनकी दादरसी करनी है इसी पैसे से। और अगर यही पैसा आपकी रिहाइशगाहों पर लगेगा, सरकारी रिहाइशगाहों पर, अगले साल भी रेनोवेशन हो सकती है। अगर आइंदा माली साल का जो बजट होगा उसमें भी रेनोवेशन के लिए बजट रखा जा सकता है। और बिल्कुल पेंट होता है, जो पेंट ऑलमोस्ट एक घर में अगर पेंट 1 लाख रुपए से होना है, तो अगर किसी वजीर की या सरकारी रिहाइश गया तो उसके लिए 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं यहाँ पे। तो इन फंड्स को अगर फिलहाल रोकने की जरूरत है, इन फंड्स को, लेकिन रुकेंगे हेल्थ के। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे फंड्स को रोकने की जरूरत है, वो नहीं रुक रहे, लेकिन हेल्थ के जिसकी जरूरत है, जिसकी इस वक्त जरूरत है, इमरजेंसी ये वो चीजें हैं जिनको हम रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि प्रायोरिटी का पता चल सके। अब यहाँ पर मैं एमसीएल की बात आपने पहले भी की थी, अब दोबारा से मैं करना चाहूंगी। महाना 42 करोड़ के नुकसान का सामना है। अब ये चीजें हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, गैर जरूरी चीजों पे हम फंड्स तलब कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये चीजें क्या हो रही हैं, हमारी तरजीहात आखिर इस मुश्किल वक्त में भी क्या है। एग्जैक्टली देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का सोर्स ऑफ इनकम है, और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का तकरीबन 2.25 अरब रुपया होता है जो डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च किया था। जो लाहौर शहर की वाटर सप्लाई की स्कीम्स पर, सीवरेज की स्कीम्स पर, आपके शहर की स्ट्रीट लाइट्स और म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए ये पैसे खर्च होने थे, लेकिन अब जब कि ये आमदन आएगी नहीं तो फिर खर्च किस तरह से होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लिए खुद से भी। और चूँकि जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, बल्दियाती इदारों को बशमूल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और लाहौर शहर और सूबा भर के अब तो 455 बल्दियाती इदारे हैं, इनको मासवाए नॉन डेवलपमेंट ग्रांट के, जो डेवलपमेंट की ग्रांट है वो तो वैसे दी ही नहीं जा रही, उसको तो शायद उस पर तो बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा रखा है जो शायद मिटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में जो ऑन सोर्स इनकम थी, जब वो भी नहीं होगी तो फिर आप खुद से अंदाज़ा लगा लें, लाहौर शहर की 410 SCPMS पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की मंजूर शुदा स्कीम्स हैं, जिनके टेंडर्स जारी किए जा चुके हैं और जिनके वर्क ऑर्डर्स की जो मरहला था वो चल रहा था और पेंडेमिक बीच में आया। अब वो तमाम स्कीमों पर कट लगेगा। अब गलियां भी नहीं बनेंगी और सड़कें भी नहीं बनेंगी। हत्ता के जो माल रोड और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल रोड के 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने, वो भी अब मुझे तो कम से कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। खैर, बेहतरी की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है और हमारी तरजीहात इस वक्त में भी क्या हैं वो भी समझ से बाहर नहीं है। और इसके बाद जब हम इस पेंडेमिक से निकल जाएंगे सूरत हाल क्या होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। खैर, अभी की सिचुएशन में जो डॉक्टर्स हैं उनके बार बार मुतालिबात यही सामने आ रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ एक ही जगह पर है। हुकूमत का ये कहना है कि इनफ डॉक्टर्स की किट्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स की जानिब से ये बेजा मुतालिबा किया जा रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की जानिब से बेजा मुतालिबा किया जा रहा है तो डॉक्टर्स क्यों बार बार एक ही मुतालिबा कर रहे हैं। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि उन्हें सैल्यूट नहीं चाहिए, सूट चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो है वो अपने मुतालिबात लेकर बार बार आ रहे हैं सामने। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात होगी डॉक्टर्स के मुतालिबात के हवाले से। डॉक्टर्स बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। वेरी फर्स्ट डे से उनका एक ही मुतालिबा चल रहा है और वो ये कहते हैं कि उनके पास हिफाजती किट्स नहीं है। राव साहब, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, हुकूमत का भी आपने देख लिया, और फिर अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों में किट्स भी तकसीम की जा रही हैं, उसके बावजूद कमी है। अपोजिशन को छोड़ दें, अपोजिशन तो इस मुल्क में अपोजिशन का नाम जहाँ पे आएगा लगेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन का नाम आएगा, जहाँ पे अपोजिशन का, ख्वाह वो मीडिया के लोग हो या सियासी जमातें हो। पॉइंट स्कोरिंग के कह लिए, मैं सिर्फ ये पॉइंट रेज करना चाह रही हूं कि जिस चीज की कमी है हम बात करेंगे यही बातें जो कल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पब्लिक में करना पड़ी हैं, प्राइवेटली नहीं की उन्होंने, पब्लिकली उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालात में रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो वजीर सेहत हैं वो मुल्तान का भी दौरा करें और मुल्तान में नश्तर अस्पताल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर अशिया की जो
PPEs हैं उनकी शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी। और अब जो डॉक्टर सलमान हैं गालिबन इनके जो YDA के, देखिए YDA को कम से कम मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये इशू ऐसा है कि अगर आपके फौजी के पास असला ही नहीं है तो आपका फौजी किस तरह से मैदान जंग में आप उतार सकते हैं। अगर आपने उनको गत्ते की तलवार दे के भेजना है जिससे वो ना अपना दिफा कर सकें और ना मुखालिफ को कुछ जेर कर सके, तो फिर तो बात समझ आती है। आपने उनको भी निशाना बनवाना है तो बनवा लें, इसमें कोई नहीं है। तो जब वजीर खारजा ने ये बात की तो फिर इनको समझ आई कि वाकई PPEs की जो किल्लत है उसको दूर करना नागजीर है, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने मुदाखलत की। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन ये बात कर रही है कि अपने जो मेडिकल के आपके मेडिकल के सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ही कह रहे हैं ना, उनको फ्रंट लाइन पर वो मौजूद हैं, सिपाही कह रहे हैं ना, उनको सलूट भी दे रहे हैं, सफेद परचम भी आप लहरा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाई जा रही है, लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं हो पा रहा। सरकार ये दावा तो कर रही है कि बड़ा कंट्रोल रखा है और बड़े वसाइल खर्च कर दिए हैं, खजानों का मुंह महकमा सेहत की तरजीहात की जानिब मोड़ दिया है, लेकिन आपको आप ये बताएं आपके डॉक्टर्स की निशानदेही अपोजिशन ने नहीं की, जो फेडरल मिनिस्टर है वो कर रहा है, तो फिर आपको बात समझ आती है और फिर आप वहां पर तवज्जो देते हैं। तो ये बात तो हम काफी अरसे से कर रहे हैं कि जो पर्सनल इक्विपमेंट है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, वो सबसे पहले वो एक दिन ही यूज हो सकता है और वो आपको देना है अपने पैरामेडिक्स को, अपने डॉक्टर्स को, तभी वो ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और दूसरे में जो सूरत हाल, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनकी जो सूरत हाल है वो भी वहाँ पे भी, अब देखिए आप ऐसी सूरत हाल में जब आप अपने फौजी को आप साजो सामान नहीं देंगे तो फिर उससे लड़ने का गिला भी नहीं आप कर सकते कि वो लड़ क्यों नहीं रहा, वो लड़ेगा भी नहीं, इसलिए नहीं लड़ेगा। और ये वो बात है जिसका फिर तमाम तर जो सूरत हाल है जब मीडिया पर वायरल होती है तो सोशल मीडिया में यही वायरल होती है ना, पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें डॉक्टर्स ने चेक नहीं किया। भाई डॉक्टर्स आपको कैसे चेक करेंगे जब उनके पास हिफाजती सामान ही नहीं है। ये अपोजिशन जमातों में से ये मुस्लिम लीग नून के लोग हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जा रहे हैं और ये कुछ जो मेडिकल गियर्स हैं ये दे भी रहे हैं, तो ये नाकाफी है, ये नाकाफी है। आपने अपोजिशन रहनुमाओं की बात की है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से भी एक चीज हम देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को एक बार फिर नैब में तलब किया गया और अगर पेश ना हुए तो कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगली खबर है नैब लाहौर की जानिब से फैसला ये किया गया है कि अगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो एक मर्ज में मुब्तला हैं तो उनके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि उनका बयान रिकॉर्ड करा लिया जाए। क्या कहेंगे राव साहब? अच्छा देखिए, इसमें अगर शहबाज शरीफ लाहौर शहर के अपने हल्का के सरहदी इलाकों में जा सकते हैं तो नैब में क्यों नहीं जा सकते? तो ये उनकी जो बात है ये समझ से बाहर है कि वो अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है या आइसोलेट किया हुआ है। आइसोलेट तो नहीं किया हुआ, रोजाना लोगों से मिल भी रहे हैं और लैपटॉप के सामने बैठे हुए आप देखते भी हैं उनको। तो इसमें हर्ज नहीं है, अगर नैब ने बुलाया तो बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई इल्जाम आप पर है तो आपको इस तरह से भागना नहीं चाहिए। तो लेकिन दूसरी इसमें जो पहलू है वो ये है कि शायद जब आप जाएं तो फिर वहीं के ना होकर रह जाएं, ये पहलू है। और इस मरतबा भी जो ईद है वो आपकी शायद ये एक पहलू है, शायद इसी वजह से वो नहीं जा पा रहे। लेकिन इसमें जो नैब की, देखिए शहबाज शरीफ पहले भी रहे हैं नैब की हिरासत में और तब क्यों नहीं तमाम तर जो कार्रवाई थी वो कर ली गई। अब ये केस बाद में आया है, ये आमदन से जायद सासाजात का केस है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात की जा रही है जिसमें हमजा शहबाज अभी तक बिहाइंड द बार हैं। तो अब इसमें जाहिर है तफ्तीश तो होनी है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको किस बात का डर है? आप जाएं, फेस करें जाके। अगर आप अपने हलके में जा सकते हैं तो नैब में क्यों नहीं जा सकते? नैब में भी आपको जाना चाहिए, आपको वो इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अगर मौजूदा सिनेरियो में, अब हम न्यूट्रली बात अगर करें, मौजूदा सिनेरियो में जो सूरत हाल है,
اگر نیب نے گرفتار نہیں کرنا تو پھر ویڈیو لنک سے بھی تفتیش کی جا سکتی ہے. بیان دینے کے لیے وہ تیار ہے کیونکہ کینسر پیشنٹ, کینسر سروائیول تو وہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی ہے ان کا, تو اگر اس سے گزارا ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے, اگر گرفتار ہی کرنا ہے تو بلانا پھر تو پڑے گا نا. صحیح کہا آپ نے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے, اور اگلی خبر یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی دیکھی جا رہی ہے. اب جب ریکارڈ کمی ہو رہی ہے عالمی منڈی میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ کمی ہے, لیکن اس کے ثمرات ہم تک کب پہنچیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تیل کی قیمتوں میں ایکچولی ریکارڈ کمی ہوئی ہے. یہ چیزیں لوگوں کو بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے نا, جب فیول کی پروڈکشن شروع ہوئی تھی نا, تو تب بھی یہ پرائس نہیں تھی. جب پہلا لیٹر نکلا ہوگا تب بھی یہ نہیں تھی, اور اب ایک بیرل اس کا 35.10 مائنس ٹریڈنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ فیول بھی لیں اور فی بیرل $35 بھی لیں اور فیول بھی لیں, یعنی فری ہے. لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں, یہ مئی کی ٹریڈنگ تھی جو اب بند ہو گئی ہے کل رات کو, اور آج سے اب ٹریڈنگ کا آغاز ہوا ہے, اور $2 پہ تھی جب لاسٹ میں نے بھی چیک کیا پر بیرل. تو اس کے علاوہ جو ایشین مارکیٹ ہے وہ $24 سے $25 ہے, اور وہ بھی 30 سے 40 سال پرانے پرائسز ہیں جو ہیں. لیکن ریاست مدینہ میں ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کو, دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا ہے آپ نے, تو پھر سب سے بہترین موقع ہے, آپ کیش نہ دیں, کیش نہ دیں, فیول کی جو پرائسز ہیں وہ 40 سال پرانی کر دیں. 40 سال پرانی نہیں کر سکتے تو یعنی ظاہر ہے 10-12 روپے تو نہیں کر سکتے. اب ایک بیرل میں 159 لیٹر فیول ہوتا ہے, یعنی موجودہ صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فیول آپ کو پینیز میں وہ لیٹر چارج کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس کو ریفائن کرنا ہے, ریفائن کرنے پہ کتنے چارجز آپ لگائیں گے؟ تو یہ بہت بھی زیادہ, اگر گورنمنٹ اس وقت لوگوں کو فیول دے تو اس کی پرائس بزبان جو اسد عمر صاحب ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ 42 روپے سے زیادہ فیول کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نہ کر سکے تو ہماری ویڈیوز ہمیں دکھائیے گا. زبردست موقع ہے, اب تو آپ اس کو ممکن بھی بنا سکتے ہیں. اور دیکھیے اب تو پرائس بھی بہت نیچے آ چکی ہے, اور اسد عمر صاحب اگر آپ اپنی تقاریر کو سن لیں, انہی پر عمل کر لیں, تو 42 روپے لیٹر 40 روپے لیٹر اب موقع ہے. اس میں آپ لیوی بھی اپنی جو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, خود بھی پیسہ بنا سکتی ہے گورنمنٹ, یہ موقع ہے, اور لوگوں کو بھی یہ ہوگا ریلیف. یہ ریلیف نہیں ہے کہ 17,000 آپ سینٹر بنائیں, 12,000 روپے دے دیں ایک مہینے کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ کو اب یہ جو BISP کے لوگوں کو پیسے ملے ہیں, یہ پیسے 4 ماہ بعد اب جا کے آپ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو 12,000 روپے 4 ماہ نہیں چل پائیں گے ان کے, یہ ایک ماہ کی بمشکل گزارا ہوگا. عوام کو جو ایکچولی ریلیف دیا جا سکتا ہے وہ اس صورت میں دیا جا سکتا ہے. فیول میں آپ ریلیف دیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی, آپ کی پروڈکشن کم ہوگی, آپ کی بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی جو IPPs آپ سے فیول پر جو پروڈکشن کر رہے ہیں. تو تمام تر جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ مہنگائی بھی 15 سال کی پرانی قیمتوں پر چلی جائے. اگر آپ یہ ہمت کریں, اور ریاست مدینہ سے ہم ہاتھ جوڑ کے, اور اس کے لیے آج کل آپ کو بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی, آپ کے لیے آلریڈی آسانی بنا دی گئی ہے, آپ نے صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. لاک ڈاؤن سے کاروبار تباہ اور ریلیف فنڈ سے امداد کے لیے تاجر ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. تاجروں کے مطالبات جو ہیں ایک بار پھر سے سامنے آئے. دیکھیں, یہ مال روڈ ٹریڈرز ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں, یہ انہوں نے ہائی کورٹ سے اب رجوع کیا ہے, کیونکہ مال روڈ ہب ہے سمجھا جاتا ہے کاروبار کے حوالے سے, اور جب حالات نارمل تھے تو احتجاج اور ریلیاں ان کی جان نہیں چھوڑتی تھیں, اور اب چونکہ پینڈیمک ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے مشکلات اور زیادہ بڑی ہیں, پوری مال روڈ جو ہے وہ بند پڑی ہے. تو اب جو بات ہے وہ ہائی کورٹ کی کورٹ میں جا چکی ہے, اور وہی فیصلہ کریں گے. لیکن میرے خیال سے اگر گورنمنٹ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر کاروباری جو, چونکہ یہاں پر شاپنگ مالز کم ہیں, پینوراما شاپنگ مال ہے, باقی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیویجول شاپس ہیں. مال روڈ پر زیادہ تر جو کاروباری سرگرمیاں وہ انڈیویجول ہیں, مالز کم ہیں. چونکہ باقی ایریاز کی اگر بات کریں گے آپ تو مالز ہیں, گلبرگ میں مالز ہیں اسی طرح سے, تو وہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک
शॉप को मैनेज करना आसान है, पैनोरामा के हवाले से फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की आमदरफ्त होती है, तो उसको इंश्योर करना होगा। SOPs पर अमल दरामद असल इशू है हमारा। अगर उसको कर लेते हैं, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ईद का सीजन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है ताजिरों के साथ साथ मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी जो है सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बंद खवातीन की नहीं, लेकिन ये सब चीजें जुड़ी हैं ना। अगर आप एहसास जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीजें बंद होने से कहीं ना कहीं सब लोग माल रोड के ट्रेडर्स बेचारे हमेशा के लिए हम देखते हैं कि एहतजाज रैलियों की जद में रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही रहा। सब वक्त हमें इजाजत चाहिए। मुझे आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम बार बार उन लोगों का जिक्र करते हैं जो कि इस पेंडेमिक के बावजूद, इस बड़ी आफत के बावजूद अपने काम बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारे और आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनमें बार बार हम जिक्र करते हैं डॉक्टर्स का, पुलिस एहलकारों का, और उसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर करीबन 90 के करीब नाके लगाए गए हैं, जहां पर हम देख रहे हैं पुलिस एहलकारों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी खिदमात तो सर अंजाम दे रहे हैं, मेरे ख्याल से लोगों को टीच करना भी अब इनका काम बन गया है, क्योंकि लोग घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे। हम लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है हर रोज अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकल रही है। कुछ लोग जरूरी काम के लिए निकलते हैं, कुछ लोग वैसे ही हम देखते हैं कि बिला वजह भी घरों से निकल रहे हैं। खैर, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार बार बार इनको रोक भी रहे हैं, इनको बता भी रहे हैं कि इनको घरों से नहीं निकलना। लेकिन एक चीज जो हम शिकायत लोगों की सुन रहे हैं कि उनके भेजा चालान किए जा रहे हैं। तो इस सब में हकीकत क्या है, किस तरह से ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, इन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना है, किस तरह से इन्हें इनके डिपार्टमेंट की जानिब से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान CTO लाहौर सैयद हम्माद अजहर साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच। पहले तो आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलाशुबा आप लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से लोग घरों में रह रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि लोग घरों में रहें, और वो लोग जो कि इस मुश्किल वक्त में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, बिलाशुबा वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। क्या कहेंगे आप अभी मौजूदा सूरत हाल पर? जी हाँ, जिस तरह आपने अपने प्रीमाइज में बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इस पूरे लॉकडाउन के अंदर, और एक नेशनल एफर्ट जो हो रही है उसके अंदर अपना हिस्सा हम लोग डाल रहे हैं। खा वो अपनी 144 की वायलेशंस को कंट्रोल करने की हद तक हो, या अपनी माशरती और इंसानी जिम्मेदारियां पूरी करने की लिए हो, तमाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस ने बिलखसूस, और इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना हिस्सा इसमें डालते रहे और डाल रहे हैं मज़ीद भी। तो इसके अंदर एक तो वो है जिस आपने बताया कि नाकाबंदी पॉइंट्स हैं, हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, हमने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ लाहौर के अंदर तकरीबन 9 के करीब क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी हमारे ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टीम्स बनी हुई हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसके अंदर है, ट्रैफिक पुलिस के भी हमारे 2-2 वार्डन्स पर टीम है। जहाँ पे कोई सस्पेक्ट मिलता है या कोरोना का पेशेंट वहाँ पे कोई स्पॉट होता है, तो पूरी एक जो SOP बनी हुई है उसको कैसे वहाँ से आइसोलेट करना है, कैसे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उसके अंदर भी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा शामिल है। और इसके साथ साथ हम लोग जहाँ पे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं 144 की, उसके साथ साथ एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अभी तक हमने सिंस जब से लॉकडाउन हुआ है प्रॉपर 23 मार्च, तब से लेके अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 250,000 लोगों को एजुकेट कर चुके हैं कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, इसके क्या मुहलिक असरात मुरतब होंगे। तो ये तमाम ड्यूटीज अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जो ऐड की हैं, लोगों को एजुकेट करना हो, क्वारंटीन सेंटर के बाहर ड्यूटी हो, और फिर अगर कोई सस्पेक्टेड केस ऐसे हम देखते हैं कोरोना का। अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी जिस तरह हम लोगों के लिए कोई तैयारी नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए ये नई चीज़ थी, ऑब्वियसली आपके लोगों के लिए भी एक नई चीज़ है। इसके लिए पहले से लोग मेंटली तैयार नहीं थे, तो लोगों को गाइड करना कि उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है, क्योंकि लोग डर रहे हैं। हम देख रहे हैं रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से भी बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि घर वाले दूर हो जाते हैं पेशेंट
पेशेंट को देख के हम लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, आप लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, काम करें। अब अहलकारों की ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपना काम सर अंजाम देना। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि जिस तरह कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हर चीज़ घर से ही स्टार्ट होती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया। जब ये चीज़ इनिशियली आई तो हम लोग अगर ख़ुद अपने आप को महफूज रखेंगे तो लोगों को हम एजुकेट कर सकेंगे कि आप महफूज रहें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। हमारे डिफरेंट ब्रीफिंग और एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे हुए विद इन आवर डिपार्टमेंट। उसमें हमारे पुलिस लाइंस में किला गुजर सिंह के अंदर सेंट्रल ब्रीफिंग सेशंस भी हुए, जिसमें तमाम यूनिट्स लाहौर पुलिस के जो हैं, SPU है, डॉल्फिन है, या और जितने भी हमारे हैं इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस, उनके आगाही सेशंस हुए। फिर हमारे एज कमांडर्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हम लोगों ने अपने लोगों को एजुकेट किया, बारहा एजुकेट किया, और हम करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आ जाता है सेफ्टी गियर। बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी हमने अपने लोगों को हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, वो भी प्रोवाइड किए। और चूंकि जितने भी प्रोवाइड करें वो कम है, अपने रिसोर्सेज भी हमने देखने, और स्ट्रेंथ हमारी जैसे तकरीबन लगभग 3000 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स आजकल के हालात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट ऑफिसेज। तो उनको भी हमने सेफ्टी गियर देना था। तो ये तमाम चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चलती रहीं, और उसका अभी तक अच्छा नतीजा ये निकला है कि नॉट इवन अ सिंगल केस ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैज कम आउट इन ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, इसको कैसे इंश्योर बनाया जा रहा है कि जितने नाकों पर जितने ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं उन तक की सेफ्टी का तमाम सामान जो है रोजाना की बुनियाद पर पहुंच रहा है? प्रॉपर किसके लिए SOP बनाया गया है? जी, उसके लिए हम लोग जितना हद्दुल वसा मुमकिन है हमारे लिए वी आर डूइंग दैट। और आज भी हमारी फ्रेश अभी हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो हम अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टाफ के अंदर। तो ये साथ साथ इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक दिन का तो है नहीं। जब तक ये वबा टोटली इस पे काबू नहीं पा लिया जाता, ये इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो साथ साथ चलता रहता है। सोशल डिस्टेंस रखने की बात की जा रही है। अब नाकों पे जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं, उन्होंने जब भी किसी को रोकना है, बातचीत करनी है, ये चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है, जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों में। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन मुझे ये बताएगा, ये जो सोशल डिस्टेंस रखना है, ये सब चीज़ें बताना और इसको नज़र आना बाहर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा एजुकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि जब हम खड़े होते हैं, मैं भी अक्सर इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर जाता हूँ, खुद हम लोग इन्फोर्स कराते हैं, जब उसमें सख्ती हम करते हैं तो वहाँ पे दुख भी होता है। बिल्कुल, आप यकीन करें, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि मोटर बाइक्स के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको विदाउट मास्क एक्सपोज किया हुआ है, फैमिलीज बैठी हैं, रिक्शास भरे हुए हैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ। सब्जी मंडी पे चले जाएं, अकबरी मंडी वाली साइड पे चले जाएं, तो सिटी वाली साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग केयर फ्री हैं, बिल्कुल, जो कि इंतहाई इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन हमारे लोगों के लिए। खुदा ना खास्ता ये इसी तरह चीज़ फैन आउट हो सकती है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ पे पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो लॉकडाउन आप देखते हैं कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक उसके ऊपर अमल दरामद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे जैसे हम सिटी की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं, जिस आपने कहा कि बिल्कुल ही नहीं डरते और बहुत बहादुर हैं। बिल्कुल। तो ये बहादुरी नहीं, मैं कहूँगा कि ये एक इट इज़ फुलिशनेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आगे माह मुबारक की भी आमद है, तो इसके लिए भी तैयारी ऑब्वियसली आपने की होगी। क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? अब हम वैसे तो सड़कों पर रश नहीं देखेंगे, वैसे तो हमें बाज़ारों में रश नहीं नज़र आएगा। फिर रमज़ान बाजार लगते थे जहाँ पर अलहदा से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतजाम होते थे। अब इन सब चीज़ों के पेश नज़र ऐसा तो ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा, लेकिन प्लानिंग आपकी तरफ से क्या की गई है? जी हाँ, उसमें जी हमारी सारी प्लानिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ा करेगी, हमने उसकी अमलदारी करानी है बेसिकली। बट जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि जिस तरह का रश हम पहले देखते हैं, हमारी तरावी ड्यूटीज़ के ऊपर स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स होती हैं ट्रैफिक की, हमारी इवन के और फिर वो जो अफ्तारी के टाइम ऑफिस से छुट्टी हो रही है और एक भाग दौड़ देखने में आती है, अब वो भी नहीं उस तरह से। एग्जैक्टली, वो ऑफिस का और वो जो एक टाइमिंग होते हैं पीक और वो जो आपके अफ्तार वाले टाइमिंग है, उसमें जिस तरह दस्तरखान रखते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो वैसा रश हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट जो भी होगा उसके मुताबिक वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। और इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हम ट्रैफिक रेगुलेशन करने के लिए
वी आर गियर्ड अप और इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक बिल्कुल जहां पर आप लोग तैयारी करें वहां पर आई मस्ट से कि लोगों को भी अपना किरदार अदा करना है, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ आपको भी ताउन करना है, क्योंकि अगर ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हालात की बेहतरी के लिए कि आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुझे आपसे पूछना है चालान क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? अब इस पे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि बार बार हमारे चालान किए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचानी है। खबर ये है कि मुगलपुरा के करीब नहर से नामालूम 8 साला बच्ची की लाश मिली है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, 8 साला बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी है और शुबा है कि कत्ल करके बच्ची को फेंका गया है। पुलिस के मुताबिक ऐसा बताया गया है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुगलपुरा के करीब नहर से नामालूम 8 साला बच्ची की लाश मिली है और 8 साला बच्ची की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। डीआईजी इमरान महमूद का इस्लामाबाद पुलिस से नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला किया गया है। डीआईजी इमरान महमूद का इस्लामाबाद पुलिस से नेशनल पुलिस फाउंडेशन तबादला किया गया है। जी तो नाज़रीन, सीटीओ सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं नाकों पर हमारे पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, लोगों को बता रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, लेकिन लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। वकार घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज? जी बिल्कुल, आज लाहौर में लॉकडाउन का 29वां रोज़ है, जो कि अब जुज़वी लॉकडाउन बन चुका है। अब मुख्तलिफ जो कारोबारी सरगर्मियाँ करने की जब से इजाज़त मिली है, तब से सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसकी रवानी में इजाफा हुआ है और लोगों की तादाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मौजूद है बाहर। गोया मार्केट्स और बाज़ार अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको काम करने की इजाज़त मिली है, जिसकी वजह से सड़कों पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। अगर ट्रैफिक के रुझान की बात करें तो ट्रैफिक वार्डन से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जिस शख्स को रोकते हैं कि वो बाहर क्यों निकला हुआ है, और हर दूसरे शख्स का ये कहना है कि वो फौतगी पर जा रहा है, और इसके साथ किसी का ये कहना है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। ये दो ऐसे बहाने हैं जो करके कोई भी शख्स जो है इस वक्त बाहर घूम रहा है और उसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वो बहाना ही वार्डन कहता है कि वो बहाना ही ऐसा लगाता है कि वैसे ही उस पर जो दिल वैसे ही नरम हो जाता है। ताहम चालान भी हो रहे हैं बड़ी तादाद में। जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकल रहे हैं उनको पुलिस, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक वार्डन भी रोक रहे हैं। इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ। जेल रोड पर जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है वो काफ़ी रमा दमा है। लॉकडाउन जो कि अब जुज़वी हो चुका है, दफ़ा 144 हो चुकी है, और उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर कामकाज के लिए निकलना शुरू हो चुकी है। ठीक है वकार, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीटीओ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी वकार की। अब जैसा कि बता रहे हैं कि लोग रुक रहे हैं और फिर लोगों के पास बहाने भी ऐसे हैं कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, फौतगी पे जा रहे हैं। अब जिन लोगों का चालान किया जा रहा है वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। किन किन लोगों का चालान किया जा रहा है, किन बुनियादों पर किया जा रहा है? जी हाँ, जिस तरह अभी हमने सुना भी वकार की बातचीत कि लोग ये हमें डेली बेसिस पे फेस करना पड़ता है। जिसको भी रोकते हैं, मैंने आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल्स में बताता हूँ, मैं बाकियों की नहीं करता। 2-3 फैमिलीज मैंने रोकी बाइक्स के ऊपर, रिक्शा भरा हुआ, कम से कम उसमें 6-7 बच्चे थे। अच्छा। 2-3 एल्डरली वुमेन, दे वर सिटिंग इन अ रिक्शा, और एक साहब उसको चला रहे थे। तो मैंने पूछा ये कहाँ लेके जा रहे हैं? कहता है मेरी फैमिली है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा हम फौतगी पे जा रहे हैं। मैंने कहा अगर आप फौतगी पे जा रहे हैं तो आप जो बड़ा आदमी है, आपके घर का फैमिली मेंबर है, वो रह जाए वहां पे, बाकी बच्चों को आप क्यों मजमे के अंदर लेके जा रहे हैं? तो ये जो रवैये हैं ये हमें तब्दील करने की जरूरत है। अगर हम लोग वहां पे खड़े हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और लोगों को चालान करते हैं, तो उसमें हमारा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी अमलदारी हमने कायम करनी है, और वो उन्हीं का बेनिफिट है उसके अंदर, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ये वबा है उसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है कि अगर हम लोगों को जो कवानीन बने उसके ऊपर अमलदारी करवाएं। अभी जो चालान किए जा रहे हैं जी, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 1,21,000 प्लस चलान्स किए ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, कैटेगरीज क्या हैं? एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी है और बदस्तूर पाबंदी कायम है अभी। ठीक है, उसमें हम थोड़ी बहुत नरमी कर रहे हैं विद द रिक्शा ड्राइवर्स। वो भी ह्यूमन एलिमेंट उसके अंदर है कि उसने अपनी दिहाड़ी कमानी है, उसने अपनी रोजी कमानी है, और लिटरली बड़े पेनफुल हमारे लिए सिचुएशन होती है जब हम किसी का चालान करते हैं, हम खुशी से नहीं करते, और ऑब्वियसली इन हालात में दिल भी नहीं करता है जब हर कोई मुश्किल में है। तो आजकल हमारा भी फोकस मैं आपको बता दूं लोगों को कि बिल्कुल 144 खत्म नहीं हुआ,
اور لاک ڈاؤن بالکل برقرار ہے، اور پلین رائڈرز کے اوپر ہم بہت سختی کر رہے ہیں. ہمارے فگرز اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں کے، تو ہمارے جو ڈبل سواری ہیں اس کے اوپر ہم چلان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو گاڑیوں کے اندر جو فیملیز نکلتی ہیں، 3-4 لوگ بیٹھ کے نکلے ہوئے رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں، ان کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور ان کو بالکل ہم سپیئر نہیں کریں گے. اور جو 2 سے زیادہ ہیں ان کی چلاننگ بھی ہوگی، گاڑیاں بھی امپاؤنڈ کر رہے ہیں، بائکس بھی کرتے ہیں. بٹ ہم ساتھ ساتھ ایک ہم نے انڈر ٹیکنگز اور بیان حلفی لینے کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. صرف ہم چلاننگ نہیں کر رہے، انفورسمنٹ نہیں کر رہے، ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی تک ہم لوگ 20,000 پلس موٹر سائیکلسٹ کے، رکشہ ڈرائیورز کے، پبلک ٹرانسپورٹ وہیکلز کے اور جو گاڑیوں کے جو ڈرائیورز ہیں ان سے ہم انڈر ٹیکنگز لے چکے ہیں کہ آپ دوبارہ خلاف ورزی نہیں کریں گے. صحیح. اور جہاں پر بات کی جاتی ہے کہ سٹی ٹریفک پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو ہے وہ بے جا چالان کیے جا رہے ہیں، تو مینشن کر دیا گیا ہے کہ کن لوگوں کے چالان کیے جا رہے ہیں. اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو آپ کے چالان کیے جائیں گے. یہ سبھی کچھ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو خدارا آپ بھی اپنا تعاون کیجئے. میں ہر روز آفس آتی ہوں، میں اکیلی گاڑی میں ہوتی ہوں، میرا کوئی چالان نہیں کرتا، مجھے کبھی کسی نے روکا بھی نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ SOP ہیں جو بنائے گئے ہیں جس پر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ اکیلے کہیں جا رہے ہیں، ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو روکا جائے گا، آپ کو تنگ کیا جائے گا یا پھر آپ کا چالان کیا جائے گا. بلا وجہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ چیزیں اگر لوگ شکایت کر رہے ہیں تو پلیز اس چیز کو جو ہے انشور کریں کہ آپ اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہے ہیں. آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے. ناکوں پہ ہم جو لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں، رش دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ٹریفک ڈسٹرب آبویسلی ہو رہی ہے. اور کچھ میں نے دیکھے ہیں جیسے کرتبہ چوک والا ناکہ ہے، وہاں پر تو اکثر ٹریفک جام رہتی ہے. اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی؟ جی ہاں، جہاں پہ آبویسلی ناکہ لگانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو اور وہ ڈسکریج ہوں کہ وہ گھروں میں رہیں، بے جا رائٹ لیفٹ نہ نکلیں، انڈیو موومنٹس نہ کریں. تو ناکے کا مقصد یہ ہے. اگر فری فار آل ہو جائے گا اور ناکوں پہ لوگوں کو دشواری بھی نہیں ہوگی تو وہ پرپز ہی فیل ہو جائے گا. جس مقصد کے لیے لوگوں کو دشواری مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر نکلتا ہے تو پتہ لگے کہ اٹس اے لاک ڈاؤن. بالکل ایسے اٹس ناٹ اے نارمل سچویشن کہ ٹریفک اگر ناکہ لگا ہے تو آبویسلی وہاں لائن بھی لمبی ہوگی، لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑے گا. روک کے تو وہ چیک کرتے ہیں، اگر 2 سے زیادہ سوار ہیں تو ان کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، کسی سے انڈر ٹیکنگ لی جاتی ہے، کسی کی FIRs بھی ہوتی ہیں. اس میں بہت زیادہ جو لوگ رجسٹ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس طرح کے رویے بھی ملتے ہیں کہ ٹریفک وارڈنز کے ساتھ یا ڈسٹرکٹ پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ جو ان کی سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں، ان سے گتھم گتھا ہونا، ان سے لڑائی جھگڑے کرنا، تو ان کو بھی ہم سپیئر بالکل بھی نہیں کرتے اور ان کے خلاف بھی FIRs بھی درج کرائی جاتی ہیں. تو یہ تمام اس طرح کے حالات کے اندر ہمیں پہلا ٹاپ پرائرٹی ہماری ٹریفک کا رش نہیں ہے، ٹاپ پرائرٹی از دی سیفٹی آف دی سٹیزن، جس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور میری آپ کے چینل کے توسط سے وچ از دی موسٹ وائڈلی سین چینل ان لاہور، تو میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ خدارا ہم اتنے دلیر نہ بنے. ایک بڑا اچھا کوئی ایک ٹی وی ایکٹر ہے، میں اس کا دیکھ رہا تھا بیان، اس نے کہا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ سینگ پہلے حالات کے لیے تھی. آج کل جو ڈر گیا وہی کامیاب ہے، وہی محفوظ ہے. تو ہمیں اس کے لیے ڈرنا بھی ہے اور اپنا خیال بھی کرنا ہے. بالکل. اور یہی ایک چیز ہے کہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تبھی آپ محفوظ بھی رہ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم منچلے دیکھتے ہیں سڑکوں پر، ان کے لیے تو میرے خیال سے زبردست کوئی فائن ہونا چاہیے، ورنہ یہ لوگ گھروں میں ٹک کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. جی ہاں، جو منچلے ہیں جی، ان کے لیے ہم بہت سارے، کل بھی ہم نے ایک FIR کی، اس سے پہلے بھی کی، تو ان کے ہم موٹر بائکس بھی امپاؤنڈ کرتے ہیں. ان کے ایلڈرز کو بلا کے ان سے بھی ہم لوگ انڈر ٹیکنگز لیتے ہیں. اور ان کے لیے بھی بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے کہ ان کے والد صاحب کو یا ان کے کسی بزرگ کو، فیملی کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ محفوظ رکھیں. ان سے انڈر ٹیکنگز ہم لے رہے ہیں جو انڈر 18 ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے جی. اٹس این آن گوئنگ بیٹل جو ہم لڑتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا. اچھا، ایک بہت زبردست چیز جو مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. سندس فاؤنڈیشن میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کے لیے بھی سٹی ٹریفک پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے یہ وہ جذبہ ہے جس کی مشکل وقت میں ضرورت ہے سبھی کو. جی ہاں، بالکل ضرورت ہے جی. اور میں اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بڑے عرصے سے آئی ایم اے بلڈ ڈونر، اور سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ، فاطمید کے ساتھ میرا پرسنل انٹریکشن بھی رہا ہے بڑے عرصے سے، سال سے میرا چل رہا ہے معاملہ. تو یہاں پہ بھی آ کے دیکھا تو ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ورلڈ ہیموفیلک ڈے تھا، تو اس کے لیے بھی ہمارے ٹریفک کے اہلکار گئے، انہیں خون کے احتیاط دیے. اور وہاں بچیوں میں جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، بلڈ کینسر کے پیشنٹس ہیں، اور ان کو ہم نے خون کے احتیاط دیے اور ان میں ہم نے گفٹ ہیمپرز وغیرہ دیے. تو یہ چلتا رہنا چاہیے جی. نہ صرف یہ، میں بلکہ بتاؤں
कि जो IG पंजाब का जो इनिशिएटिव था ऑफ क्रिएटिंग अ पुलिस रिलीफ फंड, वो बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और उसकी वजह से लोगों के दिलों में पंजाब पुलिस की रिस्पेक्ट पैदा हुई इन ट्रू सेंस कि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ के अलावा अपनी माशरती और इंसानी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। पूरे पंजाब में हमारे नायब कासद से लेके सीनियर मोस्ट ऑफिसर टिल दी IGP हर बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया जिसमें 20,000 फैमिलीज, डिजर्विंग फैमिलीज, उनको ड्राई राशन जो 15 दिन का है वो पहुँचाए गए। तो ये भी चल रहा है और आप यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के तकरीबन लगभग 2.5 मिलियन हमने जमा कराए। उसके बाद हमारे एहलकारों ने और इकट्ठे किए, हमने वो जमा कराए। थर्ड टाइम पे थोड़े से और उन्होंने दिए, फिर हमने वो भी जमा कराए। तो ये बड़ा जज्बा है जी, जो कि इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और हम इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं करते। हम जिस तरह से आपने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का मेंशन किया, मुखय्यर हजरात की जानिब से भी जिस तरह से इस मुश्किल वक्त में लोगों की हेल्प की जा रही है, बिलाशुबा वो काबिल ज़िक्र है। अब हम हर डिपार्टमेंट में देख रहे हैं कि अपने लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। वो लोग जो कि ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी लॉकडाउन की वजह से उतने डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप अपने अहलकारों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके घर बार भी चल रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल हो रहा होगा फैमिली से लाना, तो उनके लिए कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। हमारा अपना ट्रैफिक पुलिस के अंदर अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हमारा एक अच्छा मैकेनिज्म है जहां पे हम अपने ट्रैफिक वार्डन्स की, बाकी एहलकारों की, उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखते हैं। पिछले दिनों ईस्टर था, तो ईस्टर के हवाले से हमारे कोई 42 के करीब हमारे लोग थे, तो CCPO साहब की स्पेशल हदायत के ऊपर हमने बड़े अच्छे राशन पैक्स उनके लिए भी बनवाए, जितने हमारे क्रिश्चियन एम्प्लॉइज़ थे हमारे डिपार्टमेंट के, और उनको हमने अच्छी एक रीजनेबल अमाउंट भी उनको दी, बिकॉज इट्स एक उनके लिए फेस्टिविटी का मौका था। तो हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं और इसका बहुत ज़्यादा वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स के ऊपर फोकस किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अपने अहलकारों का, लोगों का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखने वालों को वही मैसेज देना चाहूँगा जी, जब मैं रोड पे खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि लोग बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे जिस लेवल की एहतियात करनी चाहिए। यकीनन जब हमारी मौत लिखी है वो बरहक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकल और शऊर दिया है, उसको हमें सही इस्तेमाल करना है और सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है। जिसने एक इंसान, एक जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और अपनी गलती की वजह से किसी ने एक की जान ली, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो अपने आप को महदूद रखें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमने डिटेल में बात की है कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। खुदारा अपनी जिम्मेदारी समझिए और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ ताउन भी कीजिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जहां पर हम कोरोना वायरस की वबा की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं पेशेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं, केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में वाहिद हल एक ही है कि टेस्ट कराया जाए, टेस्ट करवाया जाए, और आप टेस्ट कराएं तभी आपको पता चल सकता है कि कोरोना के कितने मरीज़ हैं। अब टेस्टिंग की सहूलत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये पैथोलॉजी के, और डायरेक्टर रिसर्च हैं ये कॉलेज ऑफ मेडिसिन है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे ये टेस्टिंग की सहूलत जो है इसकी अहमियत क्या है, हमारे यहाँ ये महदूद है, इसको किस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, आपने बुलाया, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे मौजूदा सूरत हाल पर, हम देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, टेस्ट की सहूलत अभी हमारे यहाँ महदूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे आज देखें कि 1 लाख से ऊपर हमारे टेस्ट हो गए हैं, तो जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी वो हो रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट वही 8% से कम है। तो जितना ज़्यादा टेस्ट होंगे, मेरा ख्याल है कि उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा हमारा पैंडेमिक क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। वाहिद हल यही है ना कि आपको टेस्ट के थ्रू पता टेस्ट की सहूलत। तो उसमें ये है कि फिर ये कि टेस्ट का भी ये है कि कुछ आपको ऐसी जगह से टेस्ट कराया जाए जैसे आपको जो कुछ रिकमेंडेड लैब्स हैं। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी हमने बड़ी अच्छी लैब बनाई है, और उसमें भी हम कम सहूलत के ऊपर, कम पैसों के ऊपर ज़्यादा सहूलत दे रहे हैं उसको। इस तरह के ऊपर उसके इस तरह के आपके जो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा वो बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाई हैं जिसके ऊपर यहाँ पर सैंपल कलेक्शंस हो रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट को भी ये मैसेज है
कि जिस तरह आपका प्राइवेट सेक्टर आपके साथ खड़ा है, गवर्नमेंट भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करेगी, और अब रिपोर्ट टाइम पे है, हम तो 24 घंटों में रिपोर्ट दे देते हैं। सही। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले हम 24 घंटों में। अच्छा, अब आपने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है, 24 घंटों में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से रिपोर्ट भी दी जा रही है, सहूलत भी मौजूद है। सहूलत भी मौजूद है। लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कुछ किया गया है कि वो लोग जो देखिए, टेस्ट हम करवाना बिल्कुल चाह रहे हैं वो हमारे राब्ता कर सकते बिल्कुल हैं। हमारा अपना वो हम बता भी रहे हैं, और उसके साथ हम देख रहे हैं कि आ भी रहे हैं लोग। और इस तरह के अगर इस दूसरे प्राइवेट सेक्टर वाले भी जैसे देखें, लैब बनती है, पहले ये ख्याल था कि सेफ्टी लेवल 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेफ्टी लेवल 2 में भी अगर वो एक जो हमारी जो सेफ्टी कैबिनेट होती है, उसको हम 25-30 लाख की आती है, अगर उसको हम लेवल 3 की बना दें तो हमारी ये लैब बहुत सेफ हो जाती है। इसमें और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसकी जो पहले पाकिस्तान के अंदर जो था वो बेबी वायरस है, जो छोटा वायरस है, म्यूटेशन से आया, तो उसकी किट्स का भी खतरा था कि क्या वो जो किट्स चाइना वाली है वो नेगेटिविटी आ रही थी। अब उन्होंने दूसरी किट्स ऐसी दी हैं जिससे हमें पॉजिटिविटी ठीक आ रही है, हमारा अपना लेवल भी ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टेस्ट होंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास पैंडेमिक कितना है। अच्छा, अब ये टेस्ट पे भी बात ये की जा रही है कि फौरी तौर पर अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, कुछ दिन बाद जाके सिम्टम्स जो आप कहते हैं ना 14 डेज बाद। देखो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए 90 यंग जवानों में तो 98% में सिम्टम ही नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल यंग जो है, अच्छा वो इम्यून हो जाते हैं, उसको कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी, कि हार्ड इम्यूनिटी होगी नौजवानों में होगी उसके साथ। अच्छा उसके बाद ये है कि ज़रूरी अब तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा टेस्ट कराए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम है, हर बंदा टेस्ट कराए कि मुझे कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कैरियर तो नहीं, अगर मैं कैरियर हूँ तो मैं दूसरों को वो कर सकता। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो देखी गई है इसके टेस्ट के अंदर, आपको 5 दिन के अंदर टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे 5 दिन की आपने बात की, अब लेट्स सपोज किसी को सिम्टम है और उसने अपना टेस्ट करा लिया, फिल वक्त वो नेगेटिव आया लेकिन वो कैरियर है, और उसके बाद वो दोबारा टेस्ट कराना चाह रहा है, उसको दोबारा से फील हो रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद भी आपको जो है वो इसके सिम्टम जो है वो ज्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है कि सैम्पलिंग टेक्निक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक देखें, बहुत सारे नेज़ोफेरेंजियल जो है 98% गुड है, उसको भी अगर हम नेजल सिम्टम से लेके साथ लेके आगे तक ले जाते हैं, जो ट्यूब बनी होती है, अगर सैम्पलिंग टेक्निक बेहतर है तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। उसके बाद है ओरोफेरेंजियल, उसकी ज़रा यील्ड कम होती जाती है। इसके बाद है कि आप उसके लंग से, लोअर लंग से निकालते हैं यील्ड, और स्पूटम है उसकी और कम हो जाती है। आई के स्क्रीशन से भी 0.2% करीब आ जाती है। तो डिपेंड करता है टेक्निक आपकी कितनी अच्छी है। तो हमने तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी दी उनकी, हमारा तो बड़ा वी आर प्राउड ऑफ दिस कि, और ये है कि जो आजकल पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है उसको मतलब है कि टेक्निक बेहतर होने की वजह से पॉजिटिविटी, तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि ये बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा, ये था तो सही क्योंकि उसमें, लेकिन हमें पता नहीं था, बिल्कुल ऐसे। और उससे ये कि अब इससे ये कि कोई इतनी खतरनाक बला नहीं है कि आप परेशान हो जाए। तो इंशाल्लाह वाकई पहले भी आती थी और पहले भी ये, लेकिन ये ना कि इसमें आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। बेटा बात ये है कि इसके अंदर ये है कि एक्स्ट्रा केयर ये है कि अब आपको एक कौम बनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। कौम से मतलब 3 चीजों को आपका ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो आपने खुद क्या करना है, खुद का मतलब है कि खुद का क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना, मास्क को इस्तेमाल करना है, हैंड शेकिंग नहीं करनी, ठीक है, ये तो आपकी पर्सनल। खांसी आती है तो पहले तो आप ऐसे, आप देखें टेक्निक एटिकेट्स हैं, ऐसे सीखेंगे, ये आप टिश्यू पेपर देखें। अब ये वायरस मुख्तलिफ जगहों पे कई दिनों तक रह सकता है, सबसे कम टिश्यू पेपर रहता है, 2 से 4 घंटे रहता है। ये ग्लास है, यहाँ पे 4 दिन तक रह सकता है, प्लास्टिक है इस तरह, तो इसलिए ये पहला। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं है कि आप और मैं 6 फुट पे बैठा हूँ। हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ बाहर देखिए, मैं अभी सफर करके आ रहा था, कोई ग्रुपों में बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने कौन बनना है। तीसरा ये है ट्रैवलिंग के ऊपर, जब पहले ट्रैवलिंग सिस्टम के ऊपर हमें, ये गवर्नमेंट का काम होता है, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारी प्रिपेयर्डनेस और सेल्फ रिस्पांस जब तक नहीं आएगा,
इसके हम इसको कंट्रोल, इसके चेन को तोड़ना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। जब चेन टूट जाएगा तो जो हमारे आइसोलेट जो पेशेंट होगा उसको हम ठीक कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा मुझे ये बताएगा कि इसके लिए बार बार एक चीज़ मेंशन की जा रही है कि हमारे पास वो जदीद लैब मौजूद नहीं है। लैब किन किन खसूसियात की हामिल होती है और डू यू थिंक कि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है और मजीद भी हम इसको इंक्रीज करने के हामिल हैं? बेटा पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छा मुल्क है, खुश नसीब है, ये उसको गलत वो किया जाता है। पाकिस्तान में हर वो सहूलत है जो एक बड़े मुल्क में होती है, तरक्की याफ्ता मुल्क में। हमारी लैब ठीक है। अब ये करे गवर्नमेंट, ये करे कि जो लेवल 2 वाली लैब्स हैं उसको ज़रा बढ़ा दे। ठीक है। उस लेवल 2 वाली में अगर आप सेफ्टी कैबिनेट लेवल 3 का रख दें, ठीक है, और आप ट्रेन कर दें तो हमारे पास लेवल लैब की कोई कमी नहीं है। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक लैब है और हर मेडिकल कॉलेज को ये सहूलियत गवर्नमेंट दे दे। अच्छा अब इसमें एक चीज और ऐड मैं करना चाहूंगी, किट्स की बार बार कमी का हमने जिक्र किट्स की बार बार कमी है, बिल्कुल है, उसकी है बिल्कुल। पहले तो किट्स का ये आपको शुरू में मैंने बताया कि पहले हमें नहीं पता था कि हमारे पास एल है, ए है, बी है, सी है। अब महसूस हुआ कि हमारे पास वो म्यूटेशन से आ रहा है तो उसकी किट्स उसके हिसाब से आ रही है। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि ब्लैक मेलर्स अगर ईमानदार बन जाएं तो हमारे पास इस किट्स की अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम ठीक है, वो सफ़र में और हमारी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किट्स भी अवेलेबल हैं और नेज़ोफेरेंजियल स्वैब भी उसकी वो भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि किट्स की वो एक मीडिया फैला देता है इसका, तो इसमें आपको रोल अदा करना पड़ेगा, उलमा को, मीडिया को, डॉक्टर्स को। आपको बुलाने का मकसद भी यही है ना कि लोगों को बताया जाए, जो लोगों को बताया। बिल्कुल ऐसे सिर्फ अब ये है कि सिर्फ क्वारंटाइन या अब लॉकडाउन से मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि ये कौम रुकने वाली नहीं। बिल्कुल ऐसे। अब ये है कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसको हम एजुकेट करें इन चीज़ों से। अदरवाइज ये जो खुदा ना खास्ता जो आगे रमज़ान आ रहा है उसके अंदर हमारी गैदरिंग इकट्ठी हो गई और जैसा हो गया तो दैट विल क्रिएट। अच्छा अब आपने जिम्मेदारी की हर बंदे की बात की, साथ आपने ये भी मेंशन किया कि हर किसी को टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा आपको, मैंने कहा है कि हर एक को टेस्ट कराना चाहिए चाहे सिम्टम है या नहीं है। सही, ये कहा है आपको। सही, ये चीज अच्छी है क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक भी हो रहे हैं। मैं इसी वजह से जानना चाह रही थी, फिर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो लोग विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट किसी भी परेशानी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो घरों से बाहर निकलते हैं। देखो बेटा उसका फायदा ये है कि मैं एक बात बताऊं, अब इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, आपको टेस्ट कराने से ये फायदा होगा दो चीजें। एक तो आप पीसीआर कराएं रियल टाइम से, आपको वायरस का जो सीक्वेंसिंग का पता चल जाए। दूसरा ये है कि आईजीजी डेवलप हुई है या नहीं है। अब हम प्लाज्मा फेरेसिस नई ट्रीटमेंट के लिए जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, पिछला जब वो कोरोना वायरस फैला, मर्स और वो सार्क फैला, तो जो लोग ठीक हो गए और उनकी एंटीबॉडी अगर हम लिए जाए तो पैसिव इम्यूनाइजेशन हो सकती उन लोगों को जो थर्ड स्टेज पे आ रहे हैं, मोर्टेलिटी कम, और उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक है, इस तरह। तो इसलिए जब ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद बंदों का पता चलेगा हमें तो उनकी आईजीजी लेंगे हम। बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्लाज्मा फेरेसिस इज ए वेरी गुड टेक्निक। अगर इसको गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर दिया है, बड़े लेवल पे भी किया है, हम लोग भी शुरू कर रहे हैं, तो इससे आप मोर्टेलिटी को भी कम कर सकते हैं, जो कोमॉर्बिडिटी है उसको भी कम। यानी उम्मीद की एक किरण हमें इससे नजर आई है। आप देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मेरा ये है कि आप इसके चेन को तोड़ें, नंबर 1। और उसके जो 3 चीजें हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और आपका पर्सनल जो वो है मास्क और उसको बार बार हाथ धोना वो, और तीसरा चीज़ ये है कि आप इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर जो क्लोरोक्वीन है या एंटीवायरल है या इसको प्लाज्मा फेरेसिस को गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि उससे हम एंटीबॉडी लेके हम अपनी मॉर्टेलिटी का। आखिरी मैसेज जो आखिरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैब बनाई जाए और उसके रेट को कम किया जाए। जहां आप डोनेशन दे रहे हैं खुराक की, लैब्स को डोनेट दें ताकि हम फ्री टेस्ट कर सकें। बिल्कुल सही कहा तो ज्यादा टेस्ट होंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी पैंडेमिक किस लेवल पे है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह घबराना नहीं है, अल्लाह हमारे साथ होता है। हमारी एक बड़ी वो मुसलमान कौम है, अल्लाह पे हमारा यकीन है, तो इंशाल्लाह हम इससे भी हम निपटेंगे और इससे हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अदाकारा मीरा वतन वापस आने के लिए इंतहाई बेचैन नजर आ रही हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुतालिबा भी किया है और रिक्वेस्ट भी की है कि फ़िलहाल इस तरह के वो तो इंतजामात नहीं कर पा रही हैं, वो वतन वापस आएँ। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से ये अपील की है, मुतालिबा किया है कि उनकी हेल्प की जाए और वतन वापस लाने के लिए उन्हें इंतजामात किए जाएँ। क्या कहना उनका वो आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे हैं और मैं होटल के कमरे में कैद हूँ और आपसे मुखातिब। मैं हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के हमरा शोज के सिलसिले में और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आई थी। मेरे तमाम कोलीग्स वापस जा चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हूँ। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है और मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में अमवात हो रही हैं। मौत सबको आनी है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं मरना चाहती। वज़ीर आज़म साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। मैं अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। शुक्रिया। जी, तो अदाकारा मीरा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, सीधा सीधा उन्होंने मरने का ही बात कर दी। उन्होंने कहा मरना चाहती हूँ लेकिन वतन वापस आके, खैर मुश्किल में वो लग रही थी, कुछ मुश्किल में लग रही थी बैरून मुल्क रहकर और कुछ मुश्किल में लग रही थी, शायद देख के पढ़ना पड़ रहा था। खैर ये तो उनकी मुश्किलात हैं जो कि हल होने पर नहीं आ रही, लिहाजा उन्होंने मुतालिबा कर दिया है। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुँचा है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले बारहा एक ही रिक्वेस्ट आपसे मैं कर रही हूँ। पहले दिन से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। घरों तक रहें, महदूद रहें अपने आप को, तभी आप महदूद रह के ही महफूज रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।